अस्सलाम वालेकुम वाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। तो थोड़ा डिले आ गया वीडियो में, 2 दिन का गैप आ गया, लेकिन काफ़ी 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 ज़्यादा टफ स्केड्यूल है मेरा, जिसकी वजह से मतलब डेली बेसिस पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि जल्द से जल्द जैसे हो सके वो अब वीडियो अपलोड कर दिया करूँ उस पे काम करके। लेकिन स्टिल थोड़ी वर्किंग करनी होती है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो देरी के लिए माज़रत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 में, NaOH is obtained by electrolysis of concentrated aqueous solution of NaCl सेल इज़ कॉल्ड। जिस सेल में ये होता है सारा काम, उस सेल को क्या कहते हैं? नेल्सन्स सेल। जो डाउन सेल है उसमें सोडियम हम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, मतलब हासिल करते हैं। बाकी वोल्टेक और डैनियल सेल वो हैं ही, और केस इसमें उसका मतलब कोई है ही नहीं कंसीडर। क्वेश्चन 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज़। हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, पोटाशियम की +1 होती है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगी, और पोटाशियम की +1 है तो मैंगनीज़ की +7 होनी चाहिए। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है +7। जो मैंगनीज़ है ना, इसका मैं बता दूं कि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये वैसे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, इसके बारे में थोड़ी हल्की फुल्की सी डिटेल करेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली बता दूं कि ये जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक चेंज होती रहती है। डिपेंड करती है कि इस वक्त वो किस कंपाउंड में है, किस सूरत में है, और किस एलिमेंट्स के साथ अटैच है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो इनकी जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। द कोल्ड क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, आपने लिखा हुआ Cl इन NaCl एंड NaClO। अच्छा, NaCl के केस में देखते हैं क्लोरीन की। सोडियम का हमें पता है +1 होती है, तो क्लोरीन की -1 होगी। उसके बाद पूछ रहा है NaClO के केस में, यहाँ पे जो सोडियम है उसकी होगी +1, और ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है। तो करंट केस में जो क्लोरीन है उसकी हो जाएगी +1। वैसे होती नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंपाउंड पे। तो इस केस में क्लोरीन की हो जाएगी +1। तो पहले है -1 फिर है +1, उसने तरतीब यही दी हुई थी NaCl एंड NaClO। तो इसकी बेस पे देखें तो पहले वैल्यू जो है -1 है, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है कि पहले -1 है और फिर +1 है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम एंड AgR -0.403 एंड +0.7994 वोल्ट्स देयर फॉर। अब इसकी वजह क्या है कि जो वो है ना टेबल बनी हुई है बुक में, वो देखी होगी आप लोगों ने। उस बॉटम जो टेबल है उसमें एक ट्रेंड चल रहा है टॉप टू बॉटम, यानी अगर कोई एलिमेंट्स जा रहे हैं तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो करंट सिनेरियो है, वैल्यूज़ भी हमारे पास दी हुई हैं, उससे भी हम देख सकते हैं कैडमियम जो है ना वो Ag से बिलो है टेबल में, सिल्वर से बिलो है कैडमियम। तो उसकी वजह से जो Ag है कैन ऑक्सीडाइज सॉलिड कैडमियम +2 जो है। देख लीजिएगा ट्रेंड, वैसे ट्रेंड से भी पता चल सकता है और वैल्यू से भी अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ पहले आपको सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से वैल्यूज़ याद रखनी होंगी। अदरवाइज सिंपल ट्रेंड देख लें वो भी कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा अगर आप रट्टा लगाना चाहें तो पूरी टेबल को रट्टा भी लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन Na2SO4। हमें पता है कि सोडियम की 1 होती है, तो करंट केस में 2 हो जाएगी क्योंकि 2 सोडियम है। ऑक्सीजन की -8 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एक की -2 होती है। तो इस लिहाज से सल्फ़र की हो जाएगी +6। तो यहाँ पे ऑप्शन में +6 नज़र नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है +6 या सिंपली 6 कह सकते हैं। इन अल्कलाइन बैटरी द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रिस्पेक्टिवली। एनोड जो होता है अल्कलाइन बैटरी में जिंक होता है, कैथोड जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन में देखें पहले में है मैंगनीज, तो ये तो गलत हो गया। बी में और सी में देखें दोनों में जिंक है,
तो दोनों में चांस है कि ठीक हो सकता है। जिंक जिंक मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड, दूसरा आंसर भी सेम मिल रहा है, लेकिन थर्ड में चेंज आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो हमें पता है कि कौन सा होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है इलेक्ट्रोलाइट इन अल्कलाइन बैटरी। ज़्यादा ही आगे निकल गए थे थोड़ा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज विद टाइम, deposition of lead sulfate at anode, deposition of lead sulfate at cathode, दोनों ही ठीक हैं। डिपोजिशन एनोड और कैथोड पे लेड सल्फेट की हो रही होती है जब बैटरी कोई डिस्चार्ज हो रही हो। इन एन अल्कलाइन ये सेम दोबारा आ गया है, तो सी ही पे मैं डायरेक्ट इस दफ़ा टिक कर देता हूँ। ऑप्शन गौर कर लीजिए, गौर कर लिया करें। इनकेस एग्ज़ाम में भी ऐसे हो जाए, हो सकता है कि कोई ऐसा साल हो जिस साल ये सेम क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के बिल्कुल हर चीज़ इन बिन ठीक वही सेम करके दे दें, लेकिन एक एक चीज़ कर दे कि बी की जगह ऑप्शन को सी को कर दे। तो ये ना हो कि आप लोग सोचें कि मैंने देखा था, नोट्स में भी पढ़ा था, ये वीडियो जो देखी जिसमें भी यही था, सी था, सेम चीज़, सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन थे। तो इसमें ऐसा नहीं करना, एक दफ़ा ऑप्शंस को पढ़ ज़रूर लिया करें। जैसे कि अगर मैं करना चाहता यानी डेमो के तौर पे, तो मैं यहाँ पे इस सी को अब बी की जगह और बी को सी की जगह पे दे देता, तो आप लोगों को पता चलता कि फ़र्क है, सिर्फ जगह का फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ के सेम ही हैं। और 9 का भी सी ही है, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन SO4-2, अब ऊपर -2 पहले ही दिया हुआ है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है -2 होता है, तो उसके 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो -8 आ जाएगी। तो इसकी बेस पे हमारे पास सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी, ताकि ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है -2 आए। तो +6 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन में। ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर अ थिन शीट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर कॉपर इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच रिजल्ट्स इन। कहता है कि थिन शीट रखी हुई है, उसने यूज़ कर रहा है, एक प्योर कॉपर की है और एक इम्प्योर कॉपर की है। यूज़ कहाँ पे कर रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कर क्यों रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। तो जो कॉपर आयन है प्योर शीट, प्योर के केस में यानी प्योर कॉपर के केस में, थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर के केस में वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच होंगे, तो वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे कैथोड की तरफ, और जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पीछे रह जाएंगी एनोड के ऊपर। तो इस हिसाब से देखा जाए, copper from impure sheet converts to copper ions and migrate to cathode, impurities are left at anode। तो ये ए ऑप्शन ही ठीक लग रहा है, तो ए ही ठीक है। अब हाँ, इसकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं दे पा रहा कि ये काफ़ी ना लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, डिटेल है इसकी, मेरे पास इवन मैंने इंटरनेट से सर्च भी की हुई है, मेरे पास लिखी भी हुई है। अगर मैं वो बोलना शुरू करूँ, अगर आप लोग कहें, मैं आपके साथ वैसे शेयर कर सकता था, लेकिन वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रख दिया है। आप लोग नेट से सर्च करेंगे, आपको इसका आंसर शायद मिल जाए कहीं से, काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन मिल ज़रूर जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, तो आप करके देखिएगा, मिल जाएगा। और वैसे भी आंसर की से वेरीफाइड है, तो 2017 के क्वेश्चंस पे ना डाउट ही नहीं करना, आंसर एटलीस्ट आपको सही बता रहा हूँगा मैं, मे बी मेरी एक्सप्लेनेशन गलत हो, लेकिन आंसर ज़रूर सही होगा। द पर्पस ऑफ टू हाफ सेल्स इन अ गैल्वानिक सेल, क्या होता है पर्पस, मोर आयंस कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ लाइफ, हाफ सेल्स भी है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स डज नॉट टेक प्लेस, मोर करंट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू हाफ सेल्स। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ये एक्सरसाइज का भी यही है, बिल्कुल सेम टू सेम, इससे मिलता जुलता है जो हम यूज़ करते हैं हाफ सेल्स गैल्वानिक सेल में। वो इस वजह से होता है कि रिएक्शन दोनों के दरमियान टेक प्लेस ना हो। ये की है चैप्टर 10 की। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन डैश एज रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर के केस में सेम होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। द
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर विच एक्टिवेट्स द कार्बोनिक एन। तो जिंक प्लस है, आंसर शेयर कर देता हूँ, लेकिन अब ये भी देख लें कि इन केस अगर रिमाइंडर, वैसे तो बुक में लिखी होगी, कोफैक्टर की अगर डेफिनेशन भूल गए हों तो क्या है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो कि ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए प्रोटीन की या फिर एंजाइम की। फोटोसिंथेसिस इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, वैसे इसके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। ज़ीरोथ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो टाइम के साथ ना इंक्रीज़ हो ना ही डिक्रीज़ हो, क्योंकि उसमें जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो ना इंक्रीज़ हो रही होती है ना ही डिक्रीज़ हो रही होती है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, ये भी पीछे देखा है, दोबारा आ गया है बी। द न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑलवेज डैश ऑर्डर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ये बुक में है, जिस बुक में मैंने पढ़ा था उसमें था, यानी कि अब्दुल गफ़ार वाली बुक में। कैटलिस्ट हेल्प्स इन आ रिएक्शन बाय, कैसे हेल्प करता है? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, लोअरिंग द एक्चुएशन एनर्जी बैरियर, इंक्रीजिंग द एक्चुएशन एनर्जी बैरियर। तो ये पहले दो ऑप्शन तो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा देता है और लोअरिंग कर देता है एक्चुएशन बैरियर, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। When an electron is added to O negative, then energy change is expressed as इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। डी है बोथ ऑप्शंस ए एंड सी। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की अभी भी एक चाहत है। अफिनिटी का मतलब एक लिहाज से चाहत ही होता है, यानी कि उसमें एक उसकी तलब है, उसे चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, तो ए ऑप्शन तो ठीक हो जाता है। और जब ऐड कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगी, तो बोथ जो है ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। In the reaction, HCOOH changes into CO carbon monoxide plus H2O water. H2O SO4 reacts as a dehydrating एजेंट के तौर पे काम करता है। अब dehydrating एजेंट होते क्या हैं? That dries or remove water from a material। ये था हमारा चैप्टर 11। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट होती है। आज हमने सिर्फ 2 चैप्टर इसलिए डिस्कस किए हैं कि एंड में रह ही ये गए थे, मैं नहीं चाहता था कि हम लोग पार्ट 2 को भी इसी के साथ टच करें, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा मुख्तसर ही रखते हैं और ये हमारा पार्ट 1 केमिस्ट्री का इसके साथ ही हो जाता है ख़त्म। अब इंशाल्लाह हम कल से, कोशिश तो करूँगा कल से ही हो, मतलब डिले ना आए, तो हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर दें। पार्ट 2 में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हैं, तो उस पर मुझे ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है। मैंने वर्किंग 2 दिन पहले से ही स्टार्ट की हुई है उस पर, तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे होता जाएगा उस पर वीडियोज़ आती जाएंगी। वहाँ पे भी हम 3-3 चैप्टर की एवरेज के हिसाब से वीडियो बना लेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है कोई छोटा है तो 4 चैप्टर भी इंक्लूड कर लेंगे, वाला मसला नहीं। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।